प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी विषय का शिक्षण। आज हम हिंदी विषय के शिक्षण में कक्षा 8 के पाठ 2 के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 के पाठ 2 के 3 प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन पहले हम कर चुके हैं। उसमें से एक प्रकार था कहानी से प्रश्न, दूसरा प्रकार था कहानी से आगे के प्रश्न और तीसरा प्रकार था अनुमान या कल्पना के प्रश्न। अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है भाषा की बात। भाषा की बात के माध्यम से व्याकरण के 3 प्रकरण हमें यहां समझाए जा रहे हैं। उसमें से एक प्रकरण है व्यंग्य वाक्य। इस प्रकरण के माध्यम से हम यह समझेंगे कि व्याकरण में व्यंग्य वाक्य किसे कहते हैं या व्यंग्य वाक्य क्या होते हैं। कुछ उदाहरण पुस्तक के हैं और कुछ उदाहरण हम व्याकरण से ग्रहण करेंगे। दूसरा जो प्रकरण है वो संज्ञा संबंधी है। संज्ञा का अध्ययन हम करते आ रहे हैं। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती है, स्तर बढ़ता है, ऐसे ऐसे उससे संबंधित विषय वस्तु भी बढ़ती चली जाती है। तो दूसरा जो प्रकरण है उसमें हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उसके उदाहरण समझेंगे। साथ में यह भी समझाया जाएगा कि संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तीसरा जो प्रकरण है इसमें वो तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित है। पुस्तक के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से तत्सम तद्भव शब्द को समझाया गया है। इस प्रकार से और इन व्याकरण के प्रकरणों का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण के प्रकरण। व्यंग्य वाक्य यहां समझाया गया है ऐसे वाक्य। तो आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण के प्रकरण। व्यंग्य वाक्य ऐसे वाक्य जिनका सामान्य अर्थ स्वीकार न करके विशेष अर्थ स्वीकार किया जाता है। इनका अर्थ श्रोता या पाठक की कल्पना पर निर्भर करता है। यह वक्ता की मनोदशा को प्रकट करता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें व्यंग्य वाक्य कहते हैं। पुस्तक में भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। बदलू को सबसे ज्यादा चिढ़ कांच की चूड़ियों से थी, उसके बाद भी वह कहता है कांच की चूड़ियों जैसी चमक लाख की चूड़ियों में कहां। दूसरी जो पंक्ति है उसमें बदलू की पीड़ा स्पष्ट हो रही है। वह इस रहस्य को उद्घाटित करना चाहता है कि वर्तमान परिस्थिति में कारीगरी को न देख करके और चमक दमक की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अब एक दूसरा उदाहरण और यहां समझाया गया है। पत्ता भी नहीं हिल रहा है। पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इसका सीधा अर्थ तो यह है कि पेड़ का पत्ता हिल नहीं रहा है, लेकिन वक्ता
इस वाक्य के माध्यम से और इसके अंदर छिपा हुआ जो रहस्य है या छिपा हुआ जो अर्थ है, हवा नहीं चल रही है, इसे स्पष्ट करना चाहता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें वक्ता अपनी बात को सीधे सीधे न कह करके व्यंग रूप में कहता है, विशेष अर्थ में कहता है, रहस्यात्मक रूप में कहता है, उन्हें हम व्याकरण की भाषा में व्यंग वाक्य कहते हैं। दो उदाहरण और है। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ, अर्थात दुखी मन की पीड़ा है। शहर की बात कुछ और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। शहरी संस्कृति पर व्यंग किया गया है। मशीनी युग है न यह लला, इसमें मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण से और बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार से आपकी पुस्तक में अन्य वाक्य भी बदलू के द्वारा व्यंग रूप में कहे गए हैं, उन्हें आप एकत्र करें और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। दूसरा प्रकरण है संज्ञा का। संज्ञा किसे कहते हैं? तो सरल रूप में तो आप ये समझिए कि संज्ञा नाम को कहते हैं। ये नाम किसका होता है? नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी स्थान का। और परिभाषा रूप में यदि हम इसको समझना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा में भी यही समझाया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, गुण, धर्म, दोष, दशा का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे जनार्दन, आम, जयपुर, मीठा, लाख आदि। ये व्यक्तिगत नाम है। जनार्दन किसी व्यक्ति का नाम है, आम किसी वस्तु का नाम है, जयपुर किसी स्थान का नाम है, मीठा किसी व्यक्ति वस्तु का गुण है और लाख किसी वस्तु का नाम है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम और नाम के साथ में उसके गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। अब अगला जो प्रश्न इसमें से आता है वह है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब जैसे इनके नाम हैं इसी प्रकार की इनकी परिभाषा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा समझिए आप। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए, विशेष व्यक्ति बदलू, नीम, विशेष स्थान जोधपुर, विशेष नाम रज्जो, विशेष वस्तु लाख। अब ये ऐसे उदाहरण हैं, इनको पढ़ने के बाद पाठक का जो ध्यान है वह एक विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति की ओर ही केंद्रित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। यहां जो जाति शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होगा समूह। आप सरल रूप से इसको ऐसे समझ लीजिए, जातिवाचक यानी समूहवाचक। किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध न हो करके एक से
अधिक व्यक्तियों का समूह, एक से अधिक वस्तुओं का समूह या एक से अधिक स्थानों का जो समूह है या समुच्चय है, उनका बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा समझिए। जिन शब्दों से जाति के समस्त समूह का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आदमी, अब आदमी किसी एक का नाम नहीं है। चूड़ियां, चूड़ियां लाख की भी होती है, चूड़ियां कांच की होती है, चूड़ियां चांदी की होती है, किसी भी धातु की बनी हुई हो, सब चूड़ियां कहलाती है। तो चूड़ियां यहां पर किसी एक वस्तु का बोध न करा करके उस प्रकार के गुण, व्यवहार, आकृति, दशा, स्थिति वाली समस्त समूह का बोध करवाती है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। गांव, गाय, आम, दूध, लड़की, मशीन, ये समस्त शब्द ऐसे हैं जो समूह का बोध कराते हैं। इस प्रकार के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, अब इन दोनों संज्ञाओं में और भाववाचक संज्ञा में एक महत्वपूर्ण अंतर है, वो आप समझ लीजिए समझने की दृष्टि से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे ही नाम बोलेगा तो हमारे सामने उस व्यक्ति का चित्र खड़ा हो जाता है, दृश्य सामने हमारे आ जाता है। जातिवाचक संज्ञा में समूह का बोध हमारे सामने आ जाता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा जो है ये अनुभव करने की बात है। इस शब्द को सुनने के बाद हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसका भाव समझ सकते हैं, पर्याय समझ सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको भाववाचक संज्ञा के अंदर रखा है। परिभाषा से समझिए आप, और सरलता से समझ में आ जाएगा परिभाषा से। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का आधार तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान है। आधार ये है। अब इनका व्यक्तिगत नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूह का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा, और इन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव का बोध होता है तो वह भाववाचक संज्ञा है। उदाहरणों से समझिए आप। कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे खातिर, गर्मी, सुंदरता, सर्दी, आप समझते जाइए। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्थिति का बोध करवा रहे हैं। चमक, रंग बिरंगी, मौज, जिद, प्रसन्नता, क्रोध। अब ये जो भाववाचक संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, विशेषण शब्दों से भी बनती है, सर्वनाम शब्दों से भी बनती है और क्रिया शब्दों से भी बनती है। जातिवाचक संज्ञा से और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है शिशु, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शैशव। जातिवाचक संज्ञा है बालक, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बालकपन या बालपन। जातिवाचक संज्ञा है लड़का, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लड़कपन। विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे विशेषण है सुंदर, भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदरता या सौंदर्य। विशेषण है मीठा, तो हो जाएगा मीठापन या मिठाई या मिठास।
विशेषण है कठोर, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कठोरता। क्रिया शब्दों से कैसे बनती है? जैसे क्रिया है पढ़ना, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी पढ़ाई। क्रिया शब्द है लिखना, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी लिखाई या लिखावट। ऐसे क्रिया शब्द है चढ़ना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी चढ़ाई। उतरना, उतराई। ऐसे अन्य क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके और भाववाचक संज्ञा बनाती है। तीसरा प्रकरण इसमें तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम, तत् यानी उसके और सम यानी समान, उसके समान, अर्थात वे संस्कृत के शुद्ध शब्द जो अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों बिना रूप बदले हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मैंने बहुत छोटे में इसको समझाया है, शुद्ध संस्कृत के शब्द। आप इसे याद रख लीजिए। तत्सम का अर्थ आप ये याद रख लीजिए, तत्सम यानी शुद्ध संस्कृत के शब्द। और यदि परिभाषा रूप में समझना है तो फिर इसी को आगे बढ़ा दीजिए। वे शुद्ध संस्कृत के शब्द जो बिना रूप बदले ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपकी पुस्तक में ऐसे 2-3 शब्द आए हैं। एक शब्द है उम्र, एक शब्द आया इसमें वक्त, एक शब्द और आया इसमें मर्द। अब ये जो शब्द हैं ये शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं और अपना बिना रूप बदले हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तद भव यानी तद प्लस भव, तद मानी उसका, भव यानी होना, उसका होना। उसका होना यानी किसका? संस्कृत का होना। अर्थात वे शब्द जो मूल रूप से तो संस्कृत के हैं किंतु हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते समय अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए, उम्र का तद्भव रूप होगा उमर, वक्त का तद्भव शब्द होगा बखत, मर्द का तद्भव रूप होगा मर्द। अब ये शब्द ऐसे हैं जो होने को तो संस्कृत के हैं किंतु रूप बदल लेते हैं। इस प्रकार के शब्दों को तद्भव शब्दों के रूप में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से और इस पाठ में हमें व्याकरण के 3 प्रकरणों का अध्ययन करवाया है। अब इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम 2 बार इसे आप सुने और अधिक से अधिक उदाहरण इसके आप पढ़ें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आवश्यकता लगती है तो इसे आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में आवश्यक रूप से उतार करके और याद करें। फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा, सुनने से भी याद होता है, इसलिए कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने। धन्यवाद।